नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बीजेपी के उस बोझ के बारे में जो अभी भी महाराष्ट्र की बीजेपी यूनिट अपने ऊपर ढो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिन दो राज्यों में बीजेपी को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उसमें से एक राज्य था महाराष्ट्र, जिसके बाद महाराष्ट्र का बीजेपी स्टेट यूनिट डैमेज कंट्रोल के एक्शन में आ गया था। लेकिन अभी भी उस एक बात को महाराष्ट्र बीजेपी नहीं समझ पा रही है, जिसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी हार हुई थी, और उसके लिए ना ही कोई डैमेज कंट्रोल चल रहा है। और इस बात से बीजेपी के कोर कार्यकर्ताओं की भी भारी नाराजगी है। तो ये नाराजगी क्यों है, ये वजह क्या है? तो ये वजह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के महायुति के दो गठबंधन के सहयोगी। असल में जिस बोझ की मैं बात कर रहा हूँ, वो बोझ और कुछ नहीं बल्कि महायुति के गठबंधन के यही सहयोगी हैं। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि ये आपको काफी चौंकाने वाला बयान लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं आपको इस वीडियो की दो घटनाओं की वजह से बताऊंगा। इन दो घटनाओं में आप समझ जाएंगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और इसी बोझ की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा निराशा आ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे दर्शक वीडियो को देखते तो है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा चैनल काफी नया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हम जैसे छोटे चैनल को आगे बढ़ने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मैं महायुति के गठबंधन के सहयोगी को ही बोझ क्यों बता रहा हूँ, उसमें का सबसे पहला कारण है जिसे मैं कहूंगा करे कोई और भरे कोई। अगर आपने पूरे पिछले 1.5 साल की महाराष्ट्र की राजनीति को गौर से देखा होगा, तो आपने एक अजीब बात को नोटिस जरूर किया होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी कुछ बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है, और जब भी कुछ अच्छा हो जाता है तो उसका श्रेय महायुति के मुख्यमंत्री के नाते शिवसेना को मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी चल रहा मराठा आरक्षण। अगर आपको याद होगा कि पिछले बार कुछ महीनों पहले मनोज जरांगे पाटिल जी ने मराठा आरक्षण के लिए एक मोर्चा निकाला था जो मुंबई की तरफ जाने वाला था। जब वो मुंबई तक पहुंच ही चुके थे, तब वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे उनसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करने आए। उन्होंने एक अध्यादेश को निकाला। उस अध्यादेश को उन्होंने बताया कि सरकार ने पास किया हुआ है, लेकिन कुछ ही बाद जैसे ही उस अध्यादेश पर कुछ हरकती आई, हरकती मतलब किसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो उस कुछ दिनों बाद उसी अध्यादेश को राज्य सरकार ने समीक्षा करने के लिए किसी कमेटी के पास भेज दिया। अब इस घटना के बाद असली जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी की बनती थी, लेकिन आपने भी देखा होगा कि उस वक्त भी जब उस अध्यादेश को पास करने के बाद उस अध्यादेश का श्रेय देने की बारी आई, तो वो तो मुख्यमंत्री जी ले गए, मतलब शिवसेना ले गई। लेकिन जब वही अध्यादेश की समीक्षा समिति के पास भेजा गया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी की हो गई। इसका मतलब उसका विलन देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी को बना दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी की छवि पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। भले ही पहले दिन से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मराठा आरक्षण के मुद्दे को काफी बारीकी से नजर रखे हुए थे और वही उसको संभाल रहे थे, लेकिन उसी मुद्दे पर जब बैकलैश की बारी आई तो वो बैकलैश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हाल ही में जिस लाडली बहन योजना की बात पूरे महाराष्ट्र भर में चल रही है, उसका जितना भी प्रचार हो रहा है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना इस तरीके से हो रहा है। मतलब उस प्रचार का फायदा जिस बड़े तौर पर शिवसेना को मिल सकता है, शायद से उतना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के हक में हो ही नहीं रहा है। हालांकि अगर आप मराठी मीडिया को भी देखोगे तो मराठी मीडिया भी इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हुए दिखाई देती है कि जो कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही रहता है। जब भी महायुति में किसी एक हिस्से से गलती हो जाती है तो उसका खापर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सिर के ऊपर मढ़ दिया जाता है, जैसे कि ये गलती बस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महायुति में से की है। और जब भी क्रेडिट देने की बात आती है तो वो पूरे महायुति में बढ़ जाता है। और एक बात जो गौर करने वाली है, महायुति में तो भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा हिस्सा है ही नहीं। उनकी जितनी सदस्य संख्या है, क्या उसके मायनों में उनके पास उतनी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है? तो नहीं दोस्तों। क्या उनके पास कोई चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है?
तो नहीं दोस्तों। तो वैसे देखे जाए तो महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा हिस्सा मिला ही नहीं है जितने बड़े हिस्से की वो हकदार है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक काल में सत्ता के लिए ही लड़ती है। कोई राजनीतिक पार्टी किसी गठबंधन को बनाने के लिए नहीं कभी लड़ती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि महायुति से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका टारगेट सॉफ्ट टारगेट भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरीके की ये भावना आ चुकी है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए था महायुति में, उतना नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी कुछ बुरा होता है तो उसके लिए महायुति से बस भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ता है, जैसे कि महायुति को बचाने की पूरी जिम्मेदारी बस भारतीय जनता पार्टी की ही हो। और ये बोझ दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो चुका है। अब जिस दूसरे बड़े बोझ की मैं बात करने वाला हूं वो है गलत नेताओं को पार्टी में बड़ा पद मिलना। 2019 से ही महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और उस वक्त की नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार और अजित पवार की एक साथ थी, आज तो उनके गुट अलग है, लेकिन जब 2019 में वो एक साथ थे तो उन जैसी पार्टियों से आने वाले जो बड़े नेता थे उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया था। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कार्यकर्ता था उसने इसका ज्यादा विरोध नहीं किया था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े स्तर का नेतृत्व है उन सभी बड़े नेताओं में एक विचारधारा कॉमन है जो आरएसएस की विचारधारा है, क्योंकि वो सभी बड़े नेता आरएसएस की विचारधारा से आते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और एनसीपी से आए हुए वही राजनेता आज बड़े नेता बन चुके हैं, जिनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है। उनकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहले बिल्कुल अलग दिशा में बहती थी। और ऐसे बाहर से आए हुए नेताओं को काफी बड़े बड़े पद मिलना शुरू हो गए, लेकिन जो मूल आरएसएस की विचारधारा वाले नेता थे या फिर जो मूल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले नेता थे उनको कोई भी बड़ा पद नहीं मिला। जिसके बाद बीजेपी के कोर कार्यकर्ताओं के लिए ये नेता भी जो बाहर से आए हुए हैं ये भी किसी बोझ से कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं की विचारधारा बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के बिल्कुल अलग है। और इन नेताओं ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर ना ही बीजेपी की विचारधारा का पुरजोर तरीके से समर्थन किया और ना ही बीजेपी की विचारधारा को अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कोई मेहनत ली। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हाल ही में एक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनके पिताजी कांग्रेसी थे, वो खुद भी पहले कांग्रेसी थे। उनके पिताजी कांग्रेस के वक्त मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो खुद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनकी जो पूरी पार्श्वभूमि है वो कांग्रेस की विचारधारा वाली है। लेकिन 2019 के पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई, वो राज्यसभा के खासदार चुने गए। लेकिन उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को सार्वजनिक मंच से स्वीकारा है कि नहीं ये किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं तो कभी अपने खुद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद क्या उन्होंने कभी बीजेपी की विचारधारा को बढ़ाने में कोई मदद की है? इतना ही नहीं दोस्तों, तो अभी तो हालात ये हो चुके हैं कि ये जो महाशय जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनकी खुद की विधानसभा और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी इनका होल्ड ही नहीं बचा हुआ है। तो अभी ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेताओं की बड़ी लाइन है भारतीय जनता पार्टी में, तो अभी ऐसे नेताओं को बीजेपी के कोर वोटर बोझ ना माने तो क्या करें? तो दोस्तों आप शायद समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अवगत करवाना है कि आज उनका खुद का कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, उनका खुद का कोर वोटर जो उन्हें सालों से वोट करते हुए आ रहा है, आज वो खुद एक दुविधा की मनस्थिति में फंस चुका है। आज वो खुद उस बोझ के नीचे दब चुका है जिसके अंदर वो खुद ये महसूस कर रहा है क्या उसे फिर से भारतीय जनता पार्टी को वो देना भी चाहिए या नहीं, और अगर देना चाहिए तो किन परिस्थितियों में और किन नेताओं को देख के वो दे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती है तो जरूर वो अपने आप में बदलाव करके आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चमत्कार कर सकती है, क्योंकि आखिर में राजनीति में आपको कड़ी मेहनत लेनी पड़ती है। राजनीति
कोई 2-3 घंटे चलने वाला खेल नहीं है। राजनीति 24 घंटे 12 महीने 365 दिन चलने वाला एक काम है जिसको आपको करना रहता है। मुझे आशा है दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा हेतु समझ गए होंगे। आपके इस बारे में क्या विचार है कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।